Abapi, for the kind introduction. So, as Annabelle Api already told you guys, that we're going to be talking about the advances in targeted therapies and emerging strategies for blood cancer treatment. So, first of all, what is blood cancer? ब्लड कैंसर जैसे कि आप सबको पता है कि इट इज़ अ कैंसर ऑफ द ब्लड ऑब्वियसली। सो ब्लड में हमारे पास एज यू ऑल नो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा से तो ऑब्वियसली कैंसर आ नहीं सकता, तो वो किससे आएगा? ब्लड सेल्स से आएगा। अब ब्लड कैंसर जो इट इज़ अ रियली हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कैंसर्स। इसमें मतलब इसकी क्लिनिकल फीचर्स और इसकी जो बायोप्सी वगैरह हैं और इसके जो सिम्टम्स वगैरह हैं, दे कैन डिफर वाइडली। तो ब्रॉडली हम लोगों ने ब्लड कैंसर को थ्री थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एक ल्यूकीमिया, द अदर इज लिम्फोमा एंड द लास्ट इज मल्टीपल माइलोमा। तो ल्यूकीमिया जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर, राइट? मतलब आप किसी को भी अगर कहो ना कि यार फलाने बंदे को ब्लड कैंसर है, तो जो पहली इमेज उसके माइंड में बनती है और जो पहला वो बनता है, दैट इज द ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज एक्चुअली द लिक्विड ट्यूमर बिकॉज इट फ्लोज विद द ब्लड एंड इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिम्फोमा। लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में ये होता है, हम लोग एक कैंसर को ब्लड कैंसर तब क्लासिफाई करेंगे जब हमें किसी भी कैंसर में ब्लड सेल्स नजर आए। अब वो ब्लड सेल्स जरूरी नहीं है कि वो हमें ब्लड में ही नजर आए। ऐसा भी हो सकता है कि हमें ब्लड सेल्स ऐसे टिश्यूज में नजर आए जो कि ब्लड ना हो, ब्लड के अलावा और सॉलिड टिश्यूज में भी हमें ब्लड सेल्स नजर आ सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली एज यू गाइस नो कि हमारे पास जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलरली जो लिम्फ नोड है या स्प्लीन वगैरह हो गया, तो वहां पे हमारे पास बी सेल्स होते हैं, वहां पे हमारे पास टी सेल्स होते हैं। तो दो सेल्स हैव कम फ्रॉम द बोन मैरो एंड हैव कम फ्रॉम द ब्लड एक्चुअली, बट देर मेलिग्नेंट सेल्स। तो इसको भी हम लोग ब्लड कैंसर के अंदर ही क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट कम्स और उसको लिम्फेडेनोपैथी है, उसके लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं। हम लोगों ने उसकी बायोप्सी ली और बायोप्सी के अंदर हमें एबनॉर्मल बी सेल्स नजर आए हैं। So, since the B cell has come from the blood, it has origin from the blood, so we will call it a blood cancer. लेकिन ये चूंकि एक solid tumor है, so we will not call it a leukemia, we will call it a lymphoma. So lymphoma is actually a solid tumor of the particularly of the lymph nodes. और आता कहाँ से है ये? इसमें सेल्स कौन से होते हैं मेलिग्नेंट? इसमें वही बी सेल्स होते हैं या टी सेल्स होते हैं विच आर मेलिग्नेंट। जबकि ल्यूकीमिया जो है इट एक्चुअली फ्लोज विद द ब्लड। और एक ये बात भी आप लोग याद रखें कि जो ल्यूकीमिया है इट कैन एक्चुअली टर्न इनटू लिम्फोमा, क्योंकि अगर ल्यूकीमिया जो है इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ल्यूकीमिया, काफी देर से मतलब ब्लड कैंसर है किसी पेशेंट को, तो ऐसा हो सकता है कि द ब्लड सेल्स दे एक्चुअली लीव द ब्लड एंड दे एंटर इनटू द lymphoid टिश्यूज एंड दे मेक अ मास देयर। So then we will say that the leukemia has progressed to lymphoma. और मल्टीपल माइलोमा जो है इट इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दीज। इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली हमारे पास जो प्लाज्मा सेल होता है, प्लाज्मा सेल जो है वो मेलिग्नेंट हो जाता है और उसकी वजह से इट स्टार्ट्स सिंथेसाइजिंग अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। So that is called multiple myeloma. Now we have types of leukemia and we have types of lymphoma, but I am gonna skip those. चलो बल्कि बता देता हूँ। ये हमारे पास हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होता है एज यू ऑल नो, बोन मैरो के अंदर। तो ये दो लीनिएजेस में डिवाइड हो जाता है, माइलॉइड स्टेम सेल एंड द लिम्फॉइड स्टेम सेल। अब अगर तो हमारे पास ब्लड कैंसर ब्लड में ही है, तो फिर हम लोग उसे ल्यूकीमिया कहेंगे। बट इफ दैट मेक्स अ सॉलिड मास इन द टिश्यू, तो उसको हम लोग लिम्फोमा कहेंगे। अब लिम्फोमा जो है ये पर्टिकुलरली लिम्फॉइड ओरिजिन से आता है, क्योंकि बी सेल्स एंड टी सेल्स दे कॉमनली रिजाइड इन द सॉलिड ऑर्गन्स, दे कॉमनली रिजाइड इन द लिम्फॉइड टिश्यूज। तो लिम्फोमा जो है इट इज ऑलवेज अ लिम्फॉइड ओरिजिन। लेकिन ल्यूकीमिया जो है वो माइलॉइड ओरिजिन भी हो सकता है और वो लिम्फॉइड ओरिजिन भी हो सकता है। सो इफ इट कम्स फ्रॉम द माइलॉइड सेल, so we call it myeloid leukemia. And if it comes from the lymphoid cell, we call it a lymphoid leukemia. Then myeloid leukemia के भी further दो types हैं और lymphoid leukemia के भी further दो types हैं। एक हमारे पास आता है acute and the other is chronic। इसी तरह lymphoid में भी एक acute आता है and the other is chronic। तो acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia, acute lymphoid leukemia and chronic lymphoid leukemia। इसी तरह जो लिम्फोमा है इट कॉमनली अराइजेस फ्रॉम द लिम्फोब्लास्ट और द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो इसको हम लोग हमेशा लिम्फॉइड से ही वो करेंगे कि ये लिम्फॉइड लीनिएज के। So lymphoma is also of two types. One is Hodgkin lymphoma, the other is non-Hodgkin lymphoma. But that is the difference on the basis of clinical features. इसमें मतलब आते दोनों स्टेम्स lymphoid stem cells हैं, या lineages में कोई different नहीं होती। What is different in the Hodgkin and the non-Hodgkin lymphoma is the clinical presentation and the clinical features. So we won't discuss that. और मल्टीपल माइलोमा इज कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा सेल होता है एंड दैट बिकम्स मैलिग्नेंट, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज ज्यादा सिंथेसाइज होती है।
अब ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट में हमारे पास कीमोथेरेपी आती है, इम्यूनोथेरेपी आती है, रेडियोथेरेपी आती है और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें से कीमो और रेडियोथेरेपी जो है ये तो हम लोग हर एक कैंसर में देते हैं ऑलमोस्ट। व्हाट इज डिफरेंट इज द इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन दिस। और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी होती है ट्रीटमेंट। So chemotherapy के लिए हम लोग obviously drugs देंगे. Now all of you, I guess, know the drugs. These are tyrosine kinase inhibitors. These are alkylating agents. These are intercalating agents. These are antimetabolites and DNA or RNA synthesis inhibitors. Now for those of you who don't know, ये जितने भी हैं ये सारे one way or another ये DNA synthesis के साथ ही interfere करते हैं. DNA synthesis को inhibit करेंगे या किसी न किसी तरीके से DNA के साथ interfere करेंगे और उसकी वजह से the cell will die. तो ये वाले जो है ना, ये चार, ये इनडायरेक्टली डीएनए सेंसेस को इनहिबिट करते हैं। और ये वाला जो है साइटेरेबिन, ये डायरेक्टली डीएनए और आरएनए को इनहिबिट करते हैं। And Mustargan was actually the first drug which was approved in 1949 by the FDA for the treatment of leukemia and Hodgkin's lymphoma and lymphosarcoma. Okay, so tyrosine kinase inhibitors. अब as you guys know कि हमारे पास नॉर्मल जो सेल प्रोलिफरेशन होती है, नॉर्मल जो सेल साइकिल होता है, उसमें एक सर्टेन टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास एक सेल होता है और उस सेल के ऊपर एक ग्रोथ रिसेप्टर लगा होता है। लेट्स से दिस इज द ग्रोथ रिसेप्टर। इस ग्रोथ रिसेप्टर पे यहाँ से ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है और इस ग्रोथ रिसेप्टर में एक इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। टायरोसिन काइनेज का मतलब कि इट विल फॉस्फोरिलेट द टायरोसिन रेजिड्यूज। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल ट्रांसड्यूसर होता है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर फॉर एग्जांपल मैप के प्रोटीन। तो ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन जो है इसको ये टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेट कर लेता है। As a result, the MAPK becomes activated. It moves to the nucleus, it moves to the gene, and it activates the genes for the progression of cell cycle. So that's how normally a cell behaves. So the tyrosine kinase is an important part of cell proliferation. Cell proliferation में tyrosine kinase का एक बहुत ही important role होता है। tyrosine kinase जो है वो signal transduction में help करते हैं, जिसकी वजह से the rest of the proto-oncogenes become activated and then the cell progresses towards the proliferation. अब wait a minute, let me erase this. Okay. अब tyrosine kinase inhibitors जो हैं, they're particularly important and they're particularly effective in CML, chronic myeloid leukemia. Now, why is that? Chronic myeloid leukemia में एक particular genetic lesion होती है जिसको हम लोग कहते हैं 9 to 22 translocation. इसमें क्या होता है कि for example we have a 9 chromosome number 9 and we have a chromosome number 22. क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर 9 पे एक जीन होता है विच इज कॉल्ड द एबीएल ऑन्कोजीन, और क्रोमोसोम नंबर 22 पे भी एक जीन होता है विच इज कॉल्ड द बीसीआर जीन। अब क्या होता है कि इसमें बैलेंस ट्रांसलोकेशन हो जाती है जिसकी वजह से 9th क्रोमोसोम से एबीएल जीन 22 पे चला जाता है और 22 से ये एक यूजलेस पीस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इसका कोई खास रोल नहीं होता, ये वाला जो है ये क्रोमोसोम, दिस इज बैलेंस ट्रांसलोकेशन। लेकिन नॉट कंप्लीटली बैलेंस, क्योंकि 9 वाले जो है उसने इंपॉर्टेंट जीन इसको दिया, एबीएल जीन, जबकि 22 ने इसको इतना इंपॉर्टेंट जीन नहीं दिया। अब बीसी क्रोमोसोम नंबर 22 पे बीसीआर जीन जो था वो पहले से मौजूद था और जो एबीएल जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 9 से आ गया। तो उसकी वजह से इस पे एक फ्यूजन जीन बन जाएगा। एबीएल जीन और बीसीआर जीन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द एबीएल बीसीआर हाइब्रिड जीन और एबीएल बीसीआर फ्यूजन जीन। अब इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि ये टायरोसिन काइनेज बनाता है। अच्छा, वो तो नॉर्मल जीन भी बना रहा था। फर्क क्या है दोनों में? फर्क दोनों में ये है कि ये वाला जो टायरोसिन काइनेज है इट इज कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव का मतलब ये है कि इट विल रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक सेल जो है वो सिर्फ तभी ग्रो करे और तभी प्रोलिफरेट करे जब उसकी जरूरत हो। जब एक सेल के प्रोलिफरेट होने की जरूरत नहीं है तो फिर वो ऑन्कोजीन्स इनहिबिट हो जाते हैं, ऑन्कोजीन्स सप्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से जितने भी ऑन्कोजीन्स और जितने भी वो सारा मॉलिक्यूलर पाथवे है वो सारा का सारा इनहिबिट हो जाता है। फिर एक्टिवेट कब होता है? एक्टिवेट सिर्फ तब होता है जब सेल को प्रोलिफरेशन की जरूरत होती है। तो दूसरे सेल्स जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोथ रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। एज अ रिजल्ट द ग्रोथ रिसेप्टर बिकम्स एक्टिवेटेड और उसका जो टायरोसिन काइनेज डोमेन है वो फिर बाकी की सिग्नलिंग प्रोसीड कराते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो टायरोसिन काइनेज है इट इज कंस्टिट्यूटिव, ये हमेशा एक्टिव रहता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स।
तो उसकी वजह से मसला ये आता है कि ये ऑल द टाइम एक्टिव होगा, ऑल द टाइम सिग्नल भेजता रहेगा और ऑल द टाइम प्रोलिफरेशन होती रहेगी। सो दैट इज द पैथोजेनेसिस बिहाइंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हमारे पास इमैटिनिब है विच इज द मोस्ट कॉमन, डोसेटिनिब है, निलोटिनिब है, बोसूटिनिब है और पोनेटिनिब है। ये सारे हमारे पास डिफरेंट टायरोसिन काइनेजेस इनहिबिटर्स हैं। अब इसमें ये बाकी तो मतलब इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करते हैं, कुछ लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। द टू मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस आर बोसूटिनिब एंड पोनेटिनिब। बोसूटिनिब जो है ना, इसका मसला ये है कि ये टायरोसिन काइनेज जो है ना, इस वाले फॉर एग्जांपल सीएमएल का एक सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल सीएमएल सेल। सीएमएल के सेल में फॉर एग्जांपल वी हैव अ म्यूटेटेड टायरोसिन काइनेज व्हिच इज ऑलवेज एक्टिव। अब हम लोग उसको फॉर एग्जांपल बोसूटिनिब दे रहे हैं तो उसकी वजह से वो इनहिबिट हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग बार बार उसको बोसूटिनिब दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि द सीएमएल सेल विल लर्न टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट। अब वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करेगा, वो रेजिस्टेंस इस तरह डेवलप करेगा कि वो तो ऑलरेडी मतलब जीन्स को म्यूटेट कर सकते हैं, कैंसर सेल्स का वही है कि वो अपने जीन्स को म्यूटेट कर सकते हैं। तो वो ऐसे कर लेगा कि अपने जीन को इस तरह म्यूटेट कर लेगा, ये एबीएल बीसीआर जीन को, कि ये एक ऐसा टायरोसिन काइनेज बनाए जो कि बोसूटिनिब को ना बाइंड करे, अपनी बाइंडिंग साइट को चेंज कर लेगा। जब इसकी बाइंडिंग साइट चेंज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट बोसूटिनिब वोंट बाइंड द टायरोसिन काइनेज एंड इट विल रिमेन इनएक्टिव अगेंस्ट इट। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अब एक पेशेंट है, उसको हम लोग बोसूटिनिब दे रहे हैं बट द पेशेंट इज नॉट शोइंग एनी इंप्रूवमेंट। फिर हम लोग उसको क्या देंगे, पोनेटिनिब देंगे। लेकिन पोनेटिनिब का मसला क्या है, पोनेटिनिब का भी एक मसला है, और वो ये है कि इसके हम लोगों ने स्ट्रक्चरली इसको मॉडिफाई किया है। स्ट्रक्चरली हम लोगों ने इस वजह से मॉडिफाई किया क्योंकि टायरोसिन काइनेज इज मॉडिफाइड। जब टायरोसिन काइनेज मॉडिफाइड है, उसने अपनी बाइंडिंग साइट मॉडिफाई कर ली है, तो उसको हम लोग एक मॉडिफाइड टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर देंगे ताकि इट इज इजीली एबल टू बाइंड दिस। अब वो जो पुनैटनेब है उसका मसला ये है कि चूंकि हमने उसको स्ट्रक्चरली मॉडिफाई कर लिया है, तो ये सिर्फ इस वाले टायरोसिन काइनेज को नहीं बाइंड करता, ये नॉर्मल टायरोसिन काइनेजेस को भी बाइंड करता है। अब वी डोंट वांट दैट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये नॉर्मल टायरोसिन काइनेजेस को भी बाइंड करेगा तो ये जो नॉर्मल प्रोलिफरेशन है ऑफ द सेल्स उसको भी इनहिबिट करेगा, एंड वी डोंट डोंट वांट दैट। तो उसकी वजह से क्या होंगे, डिफरेंट साइड इफेक्ट्स होंगे। तो दीज टू आर रियली इंटरेस्टिंग वंस, एंड दैट्स ऑल अबाउट द टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। Now let's move on to the alkylating agents. Alkylating agents क्या करते हैं? As the name indicates, they alkylate the DNA. अब डीएनए अल्काइलेशन की वजह से उसकी सिंथेसिस कैसे इनहिबिट होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। तो वी ऑल नो कि हमारे पास ये एक डीएनए है, डीएनए में ये हमारे पास राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और साथ साथ इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं, यानी कि दीज आर द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। जो इनके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दे आर प्रोजेक्टेड टू द साइड, और इन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो दीज स्ट्रैंड्स विल हैव टू गेट सेपरेटेड, और वो कौन करेगा, हेलिकेज। तो हेलिकेज इज एबल टू बॉन्ड्स बिटवीन देम and it is able to separate the two strands, और उसकी वजह से then one of the strand will act as a template and it will then form the DNA। अब अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करता है, अल्काइलेटिंग एजेंट ये करता है कि वो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर लेता है, एंड एज अ रिजल्ट द अल्काइल ग्रुप्स गेट्स बाउंड टू द वन ऑफ द बेस पेयर्स एंड एज वेल एज द अदर ग्रुप। तो उसकी वजह से द टू बेस पेयर्स आर नॉट ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एनीमोर, दे आर ज्वाइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, and covalent bond is a stronger bond and the helicase cannot break this bond. So since the helicase cannot break this bond, as a result, the DNA strands won't get separated. और जब डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे, एज अ रिजल्ट रेप्लिकेशन नहीं होगी एंड द सेल विल डाई। दूसरा क्या मैकेनिज्म होता है, दूसरा ये मैकेनिज्म होता है कि अल्काइलेटिंग एजेंट जो है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, लेट्स से इट इज अ थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड। अब थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें ये जो राइबोज शुगर है, दिस इज द राइबोज शुगर। राइबोज शुगर एक साइड पे दूसरे राइबोज शुगर के फॉस्फेट के साथ अटैच होता है, और दूसरी साइड पे जो अपना फॉस्फेट होता है वो भी इसने दूसरे ग्रुप के साथ लिंक किया होता है। अब अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट ये करते हैं कि वो इस वाले साइड पे भी यानी कि 3 एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड और 5 एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दोनों साइड्स पे ये एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। So since they add alkyl groups, as a result, the bonds are blocked and the bonds cannot be formed between the rest of the nucleotides. तो उसकी वजह से डीएनए ब्रेक्स आ जाते हैं, एंड ऑब्वियसली जब डीएनए ब्रेक्स आएंगे तो एज अ रिजल्ट द डीएनए वोंट गेट रेप्लिकेटेड, और जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो उसकी वजह से द सेल विल डाई। अब इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो कि ब्लड कैंसर में बड़े इफेक्टिव हैं, वी हैव साइक्लोफॉस्फामाइड एंड वी हैव बेंडामास्टिन। अब साइक्लोफॉस्फामाइड, as you might know, it causes bladder toxicity, it causes hemorrhagic cystitis
एंड इट ऑल्सो कॉजेज गोनेडल टॉक्सिसिटी लीडिंग टू इम्पोटेंस। ठीक है, इसके अलावा बेंडामास्टीन जो है इट कॉजेज इम्यूनोसप्रेशन एंड बोन मैरो सप्रेशन। तो उस वजह से इट कैन लीड टू अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन और एनी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरकलेटिंग एजेंट्स। इंटरकलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इन बेस पेयर्स के बीच में नहीं, बल्कि यानी बेसिस के बीच में नहीं बल्कि बेस पेयर्स के बीच में अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे जाके वो अपने आप को इंसर्ट कर देते हैं इन द बेस पेयर्स। दिस इज वन ऑफ द बेस पेयर एंड दिस इज अनदर बेस पेयर, और इसके बीच में दे हैव इंसर्टेड देमसेल्व्स। अब जाहिर सी बात है, जब ये अपने आप को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से द बॉन्ड्स विल बी स्ट्रेच्ड, एंड व्हेन द बॉन्ड्स आर स्ट्रेच्ड दे आर प्रोन टू ब्रेकेज। सो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स आ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल हेलिकेज आएगा तो हेलिकेज इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इसको इसको, लेकिन इसको नहीं तोड़ सकेगा। जब इसको नहीं तोड़ सकेगा तो एज ए रिजल्ट द स्ट्रैंड्स वोंट गेट सेपरेटेड एंड एज ए रिजल्ट द डीएनए वोंट गेट रेप्लिकेटेड। So we have two important intercalating agents. We have doxorubicin and we have daunorubicin. They're also topoisomerase 2 inhibitors and they also generate reactive oxygen species. तो इनके तीन मैकेनिज्म्स है। एज एन इंटरकलेटिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर के तौर पे भी एक्ट करते हैं, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी जनरेट करते हैं। नाउ सिंस दे जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, सो दे आर वेरी कार्डियोटॉक्सिक, और ये एक्चुअली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज करते हैं। सो दैट्स व्हाई डॉक्सोरूबिसिन इज मोस्टली अवॉइडेड एंड डोनोरूबिसिन इज एसोसिएटेड विद एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंटी मेटाबोलाइट्स। इंतहाई इजी है, इसके लिए आपको फोलेट साइकिल पता होने चाहिए बस। वी हैव मेथोट्रेक्सेट एंड वी हैव फ्लूडाराबीन। मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, इट इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। वी हैव द, अगर किसी को फोलेट साइकिल में, वी हैव सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर ओवर हियर टू। तो फोलेट साइकिल में ये होता है कि फॉलिक एसिड डाइट्री फोलेट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोफोलेट by the dihydrofolate reductase. Then it gets converted into tetrahydrofolate. This tetrahydrofolate then gets converted into 5,10 methylene dihydrofolate, tetrahydrofolate, sorry. Now this 5,10 methylene tetrahydrofolate, it donates a methyl group to deoxy-UMP, and the deoxy-UMP then gets converted into deoxy-TMP. So for the conversion of deoxy-UMP to deoxy-TMP, we need tetrahydrofolate. So if we inhibit the dihydrofolate reductase enzyme, then, sorry, so if we inhibit the dihydrofolate reductase enzyme, so the dihydrofolate or even the dietary folate won't get converted into tetrahydrofolate, and deoxy-UMP won't be converted to deoxy-TMP. जब deoxy-TMP नहीं बनेगा, जब न्यूक्लियोटाइड ही नहीं होगा, तो डीएनए कहाँ से बनेगा? So the DNA synthesis will be inhibited. इसी तरह हमारे पास एक और एंजाइम होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। इसका ये फंक्शन है सिंपली कि जितने भी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये उनको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आरएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का। और फ्लूडेराबीन क्या करता है? फ्लूडेराबीन जो है वो इसको इनहिबिट कर देता है। सो व्हेन द एंजाइम इज इनहिबिटेड then DNA nucleotides are not made. When the DNA nucleotides are not available, the DNA synthesis won't occur. सो फ्लूडेराबीन के कुछ और मैकेनिज्म्स भी हैं कि ये डायरेक्टली भी अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। एक है डायरेक्ट डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। अब ये जो है ना, इसमें साइटेरेबिन आता है, और ये क्या करता है, बाकी जितने भी एंजाइम्स है वो इनडायरेक्टली डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। जो साइटेरेबिन है वो क्या काम करता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पायरेमिडीन। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और जब डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है बिकॉज इट इज अ पायरेमिडीन एनालॉग, तो फॉर एग्जांपल डीएनए, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का लेट्स से, और डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहा है। अब वो इस न्यूक्लियोटाइड को देखेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा, इसको देखेगा 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 कॉम्प्लीमेंट्री, लेट्स से यहाँ पे साइटेरेबिन है। अब जब वो साइटेरेबिन को देखेगा, सो द डीएनए पॉलीमरेज विल गेट कंफ्यूज्ड। वो कहेगा कि यार ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जिसका ना तो मेरे पास कोई एनालॉग है, ना ही मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? As a result, the DNA polymerase won't be able to move further. तो जब डीएनए पॉलीमरेज फर्दर नहीं मूव करेगा तो चेन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डीएनए चेन टर्मिनेशन। तो साइटेरेबिन लीड्स टू डीएनए चेन टर्मिनेशन, और इस तरह करके ये डीएनए सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब जो फ्लूडेराबीन है, इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, तो ये भी अपने आप को डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है, लीडिंग टू चेन टर्मिनेशन। इसके अलावा ये डीएनए प्राइमेज को
सॉरी डीएनए प्राइमेज और डीएनए लाइगेज दोनों को इनहिबिट कर सकता है ये। डीएनए प्राइमेज एंड लाइगेज बोथ आर नीडेड फॉर द नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस, नॉर्मल डीएनए replication. So when all these enzymes are inhibited, the DNA won't get replicated and the cell will die. So fludarabine is particularly used for chronic lymphoid leukemia. Okay, side effects हैं इनके methotrexate और fludarabine. Methotrexate और fludarabine चूंकि they are anti metabolites, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं, तो जो भी ऐसा ड्रग होता है जो कि किसी एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो उसके लिए ड्रग रेजिस्ट इट इज वेरी प्रोन टू ड्रग रेजिस्टेंस। और ड्रग रेजिस्टेंस पर्टिकुलरली जब हमारे पास सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एनी सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल या कोई भी सेल, जब उसमें भी कोई ड्रग किसी एंजाइम को टारगेट करता है, तो वो वाला ड्रग इज पर्टिकुलरली प्रोन टू ड्रग रेजिस्टेंस। व्हाई? क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेल जो है वो उस एंजाइम की अमाउंट को इंक्रीज कर दे। अब फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट हम एक खास डोज में दे रहे हैं एंड दैट डोज इज इफेक्टिव, but with time the cell increases its ribonucleotide reductase concentration. तो उसकी वजह से एक खास डोज जो मेथोट्रेक्सेट की पहले इफेक्टिव होती थी वो अब इफेक्टिव नहीं होगी, एंड दैट्स हाउ रेजिस्टेंस डेवलप्स। So that is the side effect of the methotrexate. Now the most interesting part of our lecture or our journal club, immunotherapy. अब immunotherapy में तीन आते हैं: checkpoint inhibitors, chimeric antigen receptors, CAR T cells, and cell-based vaccines. Okay, let's talk about checkpoint inhibitors. First, let's talk about checkpoints. What are actually checkpoints? Checkpoints जो है ना, they are immunosuppressive mechanisms. जब भी चेक पॉइंट्स जो है, चेक पॉइंट्स उनका सिंपल फंक्शन ये है कि वो टी सेल्स को या बी सेल्स को या किसी भी इम्यून सेल्स को सप्रेस करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डू वी नीड टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, व्हाई डू वी नीड टू सप्रेस द टी सेल्स? उसके दो रीजन हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि वी डोंट वांट द टी सेल टू रिएक्ट टू आवर सेल्फ एंटीजेंस। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मैकेनिज्म्स फॉर सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ टॉलरेंस कैसे डेवलप होती है, या पेरिफेरल टॉलरेंस कैसे डेवलप होती है, कि जो टी सेल है ये जब हमारे अपने सेल के साथ रिएक्ट करता है नॉर्मल सेल के साथ, so the normal cell inhibits the T cell and that's how the T cell does not react to the normal cell. इसी तरह हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक एंटीजन आया है और उस एंटीजन के खिलाफ टी सेल ने रिस्पॉन्स शो किया। नाउ द एंटीजन इज एलिमिनेटेड। नाउ वी डोंट वांट दिस टी सेल टू रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम, क्योंकि ये जाहिर खामखा में एटीपी खर्च करेगा, खामखा एंजाइम्स बनाएगा, इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। So we want this T cell to get inhibited after the response is over. So how will it get inhibited? With the help of checkpoint mechanism. Now there are two checkpoint mechanisms that you guys need to know. एक है हमारे पास PD1, Programmed Cell Death Receptor 1, और एक है CTLA4, Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4. अब जो प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर है, ये क्या होता है कि इट इज अ रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द टी सेल। अब ये रिसेप्टर है तो जाहिर है इसका लाइगेंड भी होगा। वो लाइगेंड कहाँ पे होता है? नॉर्मल सेल्स पे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नॉर्मल सेल, दिस इज नॉट अ कैंसर सेल, लेट्स से इट इज अ नॉर्मल रीनल सेल। इस नॉर्मल रीनल सेल के ऊपर प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर का लाइगेंड होता है एंड द टी सेल हैज अ प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर। अब क्या होगा कि व्हेन द टी सेल comes and it wants to recognize this normal cell, so it interacts its PD1 receptor with the PD1 ligand. जब इस लाइगेंड और इस रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है तो उसकी वजह से इंट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं एंड द टी सेल गेट्स इनहिबिटेड। so the T cells learns not to show a response to this normal cell. ठीक हो गया? so that is one of the mechanisms. दूसरा मैकेनिज्म क्या है? CTLA4. CTLA4 is actually expressed by the regulatory T cells. इसमें क्या होता है कि एज यू गाइस नो कि इफ वी हैव एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब एक एंटीजन को प्रेजेंट करता है और टी सेल को एक्टिवेट करता है, पर्टिकुलरली अ हेल्पर टी सेल, तो उसके लिए हमें दो सिग्नल्स चाहिए होते हैं, अ कोस्टिमुलेटरी सिग्नल एंड अ स्टिमुलेटरी सिग्नल। स्टिमुलेटरी सिग्नल तो इजी है कि वो जो एंटीजन आया, जो एमएचसी प्रोटीन पे जो एंटीजन अटैच है, वो टी सेल रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड द सेल विल गेट एक्टिवेटेड। So this is one of the signals. The second signal is the B7 protein. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे ये B7 प्रोटीन होता है एंड इट इंटरेक्ट्स विद द CD28. So when it interacts with the CD28, it sends a co-stimulatory signal and the T cell is activated. Now let's say that response is over, the antigen is eliminated. So the regulatory T cells क्या करते हैं कि वो CTLA4 एक्सप्रेस करते हैं और वो CTLA4 आता है और इस B7 के साथ बाइंड कर लेते हैं. So the B cell, instead of interacting with the CD28, it interacts with the CTLA4. So since CD28 को एक co-stimulatory signal नहीं मिला,
so the T cell won't get activated, and the T cells won't proliferate and they won't activate. So that's how the immune system is suppressed. Now all this is normal. ये सारा कुछ हमारे बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं ताकि हम इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होने से बचा सकें. लेकिन कैंसर सेल क्या करता है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंसर सेल. कैंसर सेल क्या करता है? ये इन्हीं मैकेनिज्म्स को बॉडी के अगेंस्ट यूज करता है. इट एक्सप्रेसेस द PD-1 ligand and it expresses the CTLA4. So T cell है, it should show a response to this cancer cell, but the cancer cell expresses the same ligand as a normal cell. So when the T cell interacts with this ligand, it thinks that it is a normal cell. So it does not show a response to the tumor cell. Similarly, जो cancer cells होते हैं, they also express CTLA4. So they inhibit the T cell or they don't allow the T cell to get activated against them. So they use these checkpoint mechanisms against the body. So what do? हम ऐसा करते हैं कि हम checkpoint inhibitors देते हैं. वो checkpoint inhibitors क्या करेंगे? Anti PD-1 है, so it will inhibit this PD-1 receptor. Anti CTLA4 है, so it will inhibit the CTLA4. अब जब ये दोनों mechanisms inhibit हो जाएंगे, the tumor cell won't be able to use these mechanisms against it. So that's the whole point behind the checkpoint inhibitors. Okay, so anti-PD-1 drugs are especially approved for Hodgkin's lymphoma. Now let's move on to chimeric antigen receptor T cells. Chimeric antigen receptor T cells का क्या कॉन्सेप्ट होता है? उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास ट्यूमर्स में एक मेन मसला ये आ रहा है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं, दे आर show a response to these normal cells or to these tumor cells. And that's how the tumor cells evade the immune system. So what do? In chimeric antigen receptor T cells, we actually take the T cell out of the patient's body and we load it with a synthetic receptor. हम इस पे एक synthetic receptor लगा देते हैं और वो receptor फिर क्या करता है? इस एंटीजन को recognize करता है. ये कैंसर सेल को क्या करता है? Recognize करता है. सो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक ट्यूमर सेल लेते हैं और उस ट्यूमर सेल पे हम लोग कोई स्पेसिफिक मार्कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक ऐसा मार्कर जो कि नॉर्मल सेल्स पे ना एक्सप्रेस होता हो. फॉर एग्जाम्पल, जो CD19 है, इट इज ओनली एक्सप्रेस्ड ऑन बी सेल्स. तो बी सेल्स पे चूंकि CD19 सेल एक्सप्रेस होता है, तो हम लोग एक ऐसा टी सेल डेवलप कर लेते हैं जिसके ऊपर एक ऐसा रिसेप्टर लगा होता है विच ओनली रिकॉग्नाइजेज द CD19. अब इसके दो फायदे होते हैं. पहला फायदा तो ये होता है कि ये जो टी सेल था, ये नॉर्मली CD19 को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था. अब जब नॉर्मली नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा था, तो उसी वजह से ये जो ट्यूमर सेल है, इट वाज एबल टू एवेड द इम्यून सिस्टम. तो हमने क्या कर लिया? इसको उसके अगेंस्ट यूज कर लिया. हम लोगों ने एक सिंथेटिक रिसेप्टर लगा दिया जो कि CD19 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. एक तो इसका ये फायदा हो गया. दूसरा फायदा इसका ये हो गया कि ये CD19 एक्सप्रेस्ड सेल जो है, ये जो रिसेप्टर वाला टी सेल है, इट विल ओनली शो अ रिस्पॉन्स टू दिस ट्यूमर सेल. अगर हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देते थे, अगर हम लोग फ्लूडेराबीन दे रहे थे, मेथोट्रेक्सेट दे रहे थे, तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे. कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके मैकेनिज्म्स जो होते हैं, दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर द ट्यूमर सेल्स. तो वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या आते हैं? साइड इफेक्ट्स आते हैं. तो हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने एक ऐसा टी सेल डेवलप कर लिया है जो कि सिर्फ CD19 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. तो जब CD19 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो बाकी जितने भी नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. एंड दैट्स हाउ वी डेवलप अ टारगेटेड थेरेपी. सो दो फायदे हो गए. एक तो टारगेटेड थेरेपी हो गई और दूसरी ये कि नॉर्मली जिस ट्यूमर सेल को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा था, अब उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. तीसरा फायदा तीसरा फायदा ये है कि ये जो रिसेप्टर है, इसको MHC की प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए होती. हमारे पास मसला ये आ रहा था कि इनके ऊपर टी सेल्स के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स थे और जो टी सेल रिसेप्टर्स थे, वो डायरेक्टली इस एंटीजन को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे थे. उनको क्या चाहिए था? उनको MHC चाहिए थी. उनको ये चाहिए था कि पहले एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आए, इसको इनगल्फ करे, फिर एंटीजन को MHC पे प्रेजेंट करे और फिर जाके टी सेल को प्रेजेंट करे. लेकिन ये जो हम लोगों ने सिंथेटिक रिसेप्टर बनाया है, इसका मजा यही है, इसका फायदा यही है कि इट डज नॉट नीड अ MHC प्रेजेंटेशन. ये डायरेक्टली इस एंटीजन को बाइंड करता है, डायरेक्टली CD19 को बाइंड करता है और डायरेक्टली इसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है. सो वी हैव दीज टू ड्रग्स. आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग देयर नेम्स. अगर आप में से कोई प्रोनाउंस कर सकता है तो आप लोग प्रोनाउंस कर लो. बट दीज आर द टू ड्रग्स
that are developed for diffuse large B-cell lymphoma. The next is cell-based vaccines. Cell-based vaccines में हम क्या करते हैं? We have actually two types. We have whole tumor cell vaccines and we have dendritic cell vaccines. हमारा मसला यही है ट्यूमर में या ब्लड कैंसर में स्पेसिफिकली कि जो टी सेल्स हैं या जो इम्यून सेल्स हैं दे आर नॉट शोइंग अ रिस्पॉन्स टू दीज ट्यूमर सेल्स. व्हाई? बिकॉज दे आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल्स. हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको लेट से ल्यूकीमिया है, CML है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसका कोई एक ट्यूमर सेल निकाल लिया. उस ट्यूमर सेल को जब हम लोगों ने निकाल लिया, उस ट्यूमर सेल को हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मॉडिफाई कर दिया. लेट से इस ट्यूमर सेल पे हम लोगों ने कोई एक खास एंटीजन एक्सपोज कर लिया, या लेट से जो इंट्रासेलुलर एंटीजन है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी तो कुछ एंटीजन तो ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स में नहीं होते. ट्यूमर सेल इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल, ऑल्दो इट डिराइव्स फ्रॉम द नॉर्मल सेल. लेकिन कुछ एंटीजेंस, कुछ प्रोटीन्स, कुछ चीजें ट्यूमर सेल्स में ऐसी होती हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो इंट्रासेलुलर एंटीजेंस हैं इनको हम लोग इनकी सरफेस पे ले आए और इसकी सरफेस पे एक्सप्रेस कर दें. अब जब हम लोग इसको सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगे, इसको वापस हम लोग पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर लेंगे. अब जो है ना, जो टी सेल है इट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस एंटीजन एंड एज अ रिजल्ट इट विल शो अ रिस्पॉन्स टू दिस ट्यूमर सेल. अब सिंस एंटीबॉडीज बन गई हैं, टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं इस ट्यूमर के खिलाफ, एज अ रिजल्ट जितने भी ऐसे ट्यूमर सेल्स होंगे जिन पे ये एंटीजन होगा उनको ये वाले सेल्स डिस्ट्रॉय कर देंगे. एंड दैट्स हाउ इम्यूनोथेरेपी का मतलब ही यही है कि हमने बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना है. अपने इम्यून सिस्टम को हमने इस काबिल बनाना है कि वो इस ट्यूमर के खिलाफ रिएक्शन शो कर सके. तो वो किस तरह? ट्यूमर सेल लिया और ट्यूमर सेल को मॉडिफाई कर दिया, या तो एंटीजन एक्सप्रेस कर दिया और या फिर अपना जो इसका इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल था या कोई भी एंटीजन था उसको सरफेस पे एक्सप्रेस कर दिया. इसको वापस बॉडी में इंजेक्ट किया. जब बॉडी में इंजेक्ट किया तो टी सेल ने इसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो किया. जब एक के खिलाफ रिस्पॉन्स शो कर दिया, बस बाकी जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके खिलाफ अपने आप रिस्पॉन्स शो करेगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल ट्यूमर सेल वैक्सीन. द नेक्स्ट इज डेंड्रेटिक सेल वैक्सीन. डेंड्रेटिक सेल वैक्सीन में हम क्या करते हैं? डेंड्रेटिक सेल वैक्सीन में हम ये करते हैं कि हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लेते हैं या डेंड्रेटिक सेल्स हम लोग लेते हैं पेशेंट की बॉडी से, और हम लोग ट्यूमर सेल्स लेते हैं पेशेंट की बॉडी से. अब क्या करते हैं कि हम लोग ट्यूमर सेल्स में से एंटीजन लेते हैं और उस एंटीजन को सिंथेटिकली डेंड्रेटिक सेल के अंदर क्या करते हैं? इन्फ्यूज करते हैं. डेंड्रेटिक सेल को कोई भी एंटीजन इनगल्फ करने के लिए पहले उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, और कैंसर में मसला यही आ रहा है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे? क्योंकि दे आर एक्सप्रेसिंग नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, दे आर एक्सप्रेसिंग नॉर्मल एंटीजेंस. तो हमने क्या किया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बाहर निकाला और हमने ट्यूमर सेल को बाहर निकाला. ट्यूमर सेल से हम लोगों ने एंटीजन निकाला और उसको सिंथेटिकली हम लोगों ने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर डाल दिया. अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उसने इसको प्रोसेस किया, इसको MHC पे प्रेजेंट किया. अब ये वाला जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसको हम क्या करेंगे? पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे. जब पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ये जाएगा टी सेल के पास और टी सेल को जाके ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा. जब टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेगा तो टी सेल विल शो रिस्पॉन्स टू दिस एंड द टी सेल विल लर्न टू शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस ट्यूमर. अब हमारे पास एक वैक्सीन है जिसको हम लोग कहते हैं जीवैक्स वैक्सीन. जीवैक्स में क्या होता है? जीवैक्स में हमारे पास हम लोग दो मैकेनिज्म्स यूज करते हैं. कौन से मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लड कैंसर. ये जो ब्लड कैंसर है इट इज स्पेसिफिकली अप्रूव फॉर मल्टीपल माइलोमा. इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लाज्मा सेल्स हैं, उन प्लाज्मा सेल्स को हमने पेशेंट की बॉडी से ले लिया. अब इस प्लाज्मा सेल को, वही होल ट्यूमर सेल वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट है कि इस प्लाज्मा सेल को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया. मॉडिफाई किस तरीके से किया? दो तरीकों से इसको मॉडिफाई किया. पहला तो ये कि हम लोगों ने इसको इस तरह मॉडिफाई किया कि ये एंटीजन सिक्रीट कर रहे हैं. जो नॉर्मल ट्यूमर सेल्स हैं वो एंटीजन सिक्रीट नहीं करते, और उसी वजह से जो डेंड्रेटिक सेल्स हैं, जो जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो इन ट्यूमर सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि दे नॉट रिलीजिंग एनी एंटीजन. और जो एंटीजन इनकी सरफेस पे हैं वो तो हमारे पास नॉर्मल एंटीजन हैं, और जो मतलब फॉरेन एंटीजन है वो ये सिक्रीट नहीं कर रहे. तो हम इसको क्या करते हैं? इसको ट्यूमर सेल को हम इस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं कि इट स्टार्ट्स सिक्रीटिंग द एंटीजन. एंड द सेकंड थिंग इज कि हम लोग इसमें ऐसा जीन डाल देते हैं, ऐसा जीन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जो कि GM-CSF यानी ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर सिक्रीट करता है. अब ये जो मॉडिफाइड ट्यूमर सेल्स हैं इनके अंदर हम लोगों ने ऐसी मॉडिफिकेशन किया कि ट्यूमर वो भी एंटीजन भी रिलीज कर रहे हैं और ये GM-CSF भी सिक्रीट कर रहे हैं. अब इससे जीवैक्स वैक्सीन बन गई. अब इसको हम क्या करेंगे? पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे. अब जब पेशेंट की बॉडी में इसको इंजेक्ट किया तो इट स्टार्टेड सिक्रीटिंग GM-CSF एंड इट आल्सो स्टार्टेड सिक्रीटिंग द एंटीजेंस. अब इन GM-CSF के पीछे क्या आएंगे? मोनोसाइट्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, डेंड्रेटिक सेल्स आएंगे.
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आएंगे बिकॉज इट इज अ साइटोकाइन, जीएमसीएसएफ इज अ साइटोकाइन, तो साइटोकाइन के पीछे कौन आएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विल कम टू द साइट ऑफ द ट्यूमर, और साइट ऑफ द ट्यूमर पे एंटीजन भी पड़े होंगे। ये उन एंटीजन को इनगल्फ करेंगे, उनको एमएचसी पे प्रेजेंट करेंगे, एमएचसी पे प्रेजेंट करके ये जाएंगे टी सेल के पास, टी सेल को जाके प्रेजेंट करेंगे, तो टी सेल विल शो अ रिस्पॉन्स टू द ट्यूमर सेल, and that's how the T cell will become activated, the B cell will become activated, and that's how immunity will develop against this blood cancer, particularly the multiple myeloma. Now we come to the boring part, radiotherapy. As you all know, radiotherapy जो नॉर्मल कैंसर्स होते हैं उनमें भी हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं। उस रेडिएशन की वजह से डीएनए डैमेज होता है, जब डीएनए डैमेज होता है तो सेल डेथ होती है, एंड दैट्स हाउ द ट्यूमर सेल डाइज। अब ब्लड कैंसर में रेडियोथेरेपी के दो इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं। वी हैव टू इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ रेडियोथेरेपी। पहला बेनिफिट तो खैर नहीं कह सकते पहला वाले को, लेकिन ये है कि जो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अनकॉमन चीज़ है देन द रेस्ट ऑफ द कैंसर्स, वो ये है कि बाकी जो कैंसर्स हैं उनमें हमारे पास सॉलिड मासेज होते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, तो उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रेडियोथेरेपी को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, लीवर है, लेट्स से दिस इज द लीवर, लीवर पे हम लोगों ने रेडिएशन एक्सपोज किया है, तो एज अ रिजल्ट द लीवर पे जहाँ पे भी हमारे पास लीजन होगी, जहाँ पे भी कैंसर होगा, वो रेमेट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, द रेस्ट ऑफ द लीवर एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स विल बी स्पेयर्ड। ब्लड कैंसर में क्या मसला है, पर्टिकुलरली ल्यूकीमिया में, ल्यूकीमिया में ये मसला है कि इसमें जो कैंसर है, इट डज नॉट स्टे एट अ सिंगल प्लेस, ये ब्लड के साथ साथ फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो चूंकि फ्लो कर रहा है तो हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रेडियोथेरेपी नहीं दे सकते। तो दैट्स व्हाई रेडियोथेरेपी इज नॉट एज इफेक्टिव इन ल्यूकीमिया एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कैंसर। लिम्फोमा है, दैट इज अ सॉलिड ट्यूमर, तो उसमें भी रेडियोथेरेपी इफेक्टिव है। मल्टीपल माइलोमा है, तो उसमें भी जो माइलोमा सेल्स हैं देर कन्फाइंड टू द बोन मैरो, तो उसमें भी थोड़ी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ल्यूकीमिया में रेडियोथेरेपी इज नॉट एज इफेक्टिव। तो ये तो हो गई एक एक चीज, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रेडियोथेरेपी इज इफेक्टिव इन ल्यूकीमिया, बट व्हेन इट इज कंबाइंड विद हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, HSCT। जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन देते हैं तो उसमें हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग एक नई चीज दे रहे हैं, एक नया स्टेम सेल दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो पुराने जितने भी स्टेम सेल्स हैं विच आर एबनॉर्मल, वो बॉडी में बाकी ना रहें। हम चाहते हैं कि बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं सिर्फ वो सर्वाइव करें, और जो एबनॉर्मल हैं या जो कैंसरस स्टेम सेल्स हैं दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो हम क्या करते हैं, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन देते वक्त हम लोग पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं ऑन द बोन मैरो। किसमें देते हैं हम लोग, बोन मैरो में। तो जब बोन मैरो में हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं तो उसमें जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। जब कैंसरस सेल मर जाते हैं तो एज अ रिजल्ट द ट्यूमर सेल्स आर, द बोन मैरो इज बेटर एट एकोमोडेटिंग द न्यू स्टेम सेल। तो एक तो ये फायदा होता है, और दूसरा ये फायदा होता है कि चूंकि हम लोगों ने एबनॉर्मल टी सेल्स और जो एबनॉर्मल बी सेल्स हैं, एबनॉर्मल लिम्फोब्लास्ट हैं, जो एबनॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, उन सबको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेडियोथेरेपी। किसमें डिस्ट्रॉय कर दिया हम लोगों ने, बोन मैरो में। तो उसकी वजह से वो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो इस फॉरन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के खिलाफ रिएक्शन नहीं शो करेंगे। तो जब इनके खिलाफ रिएक्शन नहीं शो करेंगे तो दैट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड मेक्स द ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। तो रेडियोथेरेपी में एक तो ये फायदा होता है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को मिनिमाइज करता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को, और दूसरा फायदा ये होता है कि जो बोन मैरो है इट बिकम्स बेटर एबल टू एकोमोडेट द न्यू स्टेम सेल्स। so that's something interesting about the radiotherapy in blood cancer. The next is stem cell transplantation. तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन दो तरह की होती है, एक एलोजीनियक होती है, एक ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होती है। ऑटोलोगस का क्या मतलब है, ऑटोलोगस का ये मतलब है कि पेशेंट की अपनी बॉडी से ही हम लोग स्टेम सेल्स ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेशेंट की बॉडी से ही लेना है तो फिर तो इसका मतलब है कि पेशेंट में नॉर्मल है, बट देयर इज अ कैच। कैच क्या है, कैच ये है कि जो पेशेंट के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं सही तरीके से, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है, ये डिवाइड हो जाता है माइलॉइड लीनिएज में और लिम्फॉइड लीनिएज में। अब वो जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं और वो जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं दे आर एबनॉर्मल। तो no matter how many stem cells these hematopoietic stem cells make, all of them become abnormal, and when all of them become abnormal तो वो क्या हो जाते हैं, वो फिर आगे जाके कैंसर बना देते हैं। तो हम लोगों ने रेडियोथेरेपी देनी है ताकि ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं इनको हम खत्म कर सकें। जब ये खत्म हो जाते हैं फिर हम लोग पेशेंट के हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स लेते हैं अपने, और उनको दोबारा से पेशेंट के बोन मैरो में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो चूंकि पेशेंट के बोन मैरो में अब एबनॉर्मल सेल्स नहीं रहे,
और ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, इसकी भी जो जेनेटिक म्यूटेशंस है उनको भी हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं और उसको भी हम लोग जेनेटिक थेरेपी के जरिए ट्रीट कर लेते हैं। तो अब जब हम पेशेंट को ये stem cells inject करेंगे पेशेंट में, so these stem cells will make normal lymphoblasts and normal myeloblasts, and those normal myeloblasts and normal lymphoblasts will then make normal blood cells. So that is the concept of autologous hematopoietic stem cell transplantation. And the allogenic HSCT, इसमें क्या होता है, इसमें it is the usual hematopoietic stem cell transplantation कि हम कोई डोनर ढूंढते हैं, particularly patient relatives, उसमें हम लोग HLA मैचिंग करते हैं। जब HLA मैचिंग जिसमें ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग डोनर वो कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं और उसके स्टेम सेल्स हम लोग फिर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में दो चीजें होती हैं, एक ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसके ड्रॉबैक्स, और दूसरा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट रिजेक्शन तो सबको पता है कि जो डोनर के हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होंगे उनके खिलाफ पेशेंट के टी सेल्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। सो देर इज अ रिस्क कि हम लोगों ने सही तरीके से रेडियोथेरेपी नहीं दी। जब सही तरीके से रेडियोथेरेपी नहीं दी तो देर इज अ चांस कि पेशेंट के जो टी सेल्स हैं या पेशेंट के जो एबनॉर्मल बी सेल्स हैं या लिम्फोब्लास्ट हैं वो इस न्यू हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के खिलाफ क्या शो करें, रिएक्शन शो करें। सो देर इज अ चांस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ये जो है ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में कम होता है। तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट का एक ये फायदा है कि हमने पेशेंट की अपनी बॉडी से ही स्टेम सेल्स दिए तो उनके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, इट इज समथिंग यूनिक, ये मुझे भी आज तक नहीं पता था इससे पहले तक। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में ये होता है कि जब हम पेशेंट के स्टेम सेल्स लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम पेशेंट्स के पूरे जो सेल्स हैं वो लेते हैं, यानी कि सिर्फ पेशेंट के स्टेम सेल्स नहीं लेते, पेशेंट की बोन मैरो से हम लोग सेल्स लेते हैं। जब पेशेंट की बोन मैरो से हम लोगों ने सेल्स लिए तो उसमें हमारे पास बाकी सेल्स भी आ जाते हैं। देयर इज अ चांस कि हम लोग पेशेंट के लिम्फोब्लास्ट, सॉरी डोनर के लिम्फोब्लास्ट या डोनर के माइलोब्लास्ट ले लें। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब ये डोनर के हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं जब ये अपने आप को पेशेंट की बॉडी में एक्सप्रेस करें, जब ये माइलोब्लास्ट बनाए, जब ये लिम्फोब्लास्ट बनाए, जब लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट्स बने और जब माइलोब्लास्ट से माइलोब्लास्ट बने, तो देर इज अ चांस कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये तो डोनर के हैं। सो डोनर के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो पेशेंट की बॉडी के खिलाफ रिएक्शन शो कर दें। पेशेंट के जो एंटीजेंस हैं, पेशेंट की जो वो हैं नॉर्मल सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं या कोई भी एनी सेल्स हैं, स्प्लीन सेल्स हैं, उनके खिलाफ रिएक्शन शो कर दें। तो डोनर के जो टी सेल्स हैं या डोनर की जो बी सेल्स हैं उन्होंने पेशेंट की बॉडी के खिलाफ रिएक्शन शो किया और पेशेंट के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। और ये हमें हमारे पास पर्टिकुलरली किस में होता है, एलोजीनियक में होता है। जाहिर सी बात है जब दूसरे बंदे के हम लोग स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसी में ये होगा। सो दिस इज समथिंग न्यू। अच्छा, अब ये सारे तो हमारे पास ड्रग्स थे ना, सारे हमारे पास फॉर एग्जांपल इम्यूनोथेरेपी था, रेडियोथेरेपी था, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन था। अब जो कीमोथेरेपी है दैट इज अ वेरी आउटडेटेड सिस्टम, बहुत ही पुराना सिस्टम है। हर एक कैंसर, जिसको भी कैंसर हो तो उसको ड्रग लगा दो, डॉक्टर रूबेसिन लगा दो, डॉनर रूबेसिन लगा दो, ये वो। लेकिन उनका जो है ना बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स इस वजह से होते हैं कि वो जो ड्रग्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं अफेक्ट करते, वो एक पर्टिकुलर ट्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं, वो नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और जब नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से क्या आएंगे, साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप कर लेते हैं, ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप कर लेते हैं जो कि टारगेटेड थेरेपी देते हैं। टारगेटेड थेरेपी का मतलब ही यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल के खिलाफ रिएक्शन शो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल के अंदर ये ड्रग्स जाएंगे और नॉर्मल सेल्स के अंदर नहीं जाएंगे। सो ऑल दीज आर मैकेनिज्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग साइटोटॉक्सिसिटी एंड मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट्स। तो हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं जो अभी करंटली अवेलेबल हैं। दीज आर लाइपोसोम्स, pegylated drug systems and polymeric nanoparticles. Now let's talk about liposomes. लाइपोसोम्स में क्या होता है, लाइपोसोम्स में ये होता है कि हमारे पास एक एक्वेस कोर होता है, यानी कि बीच में हमारे पास वो होते हैं हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास वाटर होता है, एक एक्वेस कोर होता है। और साइड पे हमारे पास इसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होती है विच इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो इट इज जस्ट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज एक्वियस, और ऊपर जो है सेल मेम्ब्रेन है विच इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इसमें भी लाइपोसोम्स में क्या होता है कि हम लोग एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर डेवलप कर लेते हैं और उसके बीच में एक एक्वियस कोर होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स हाइड्रोफिलिक होते हैं विच आर वाटर सॉल्यूबल, कुछ ड्रग्स हाइड्रोफोबिक होते हैं विच आर लिपिड सॉल्यूबल।
तो लाइपोसोम का फायदा यही होता है कि उसके अंदर हम लोग दोनों टाइप्स के ड्रग्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हाइड्रोफिलिक है सो इट विल रिमेन इन द एक्वेस कोर, और अगर हाइड्रोफोबिक है सो इट विल रिमेन इन द लिपिड बाइलेयर। Now, before I talk about the advantages of the liposomes, let me talk about the disadvantages of normal chemotherapy. नॉर्मल कीमोथेरेपी में क्या क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जो हम लोग ड्रग दे रहे हैं, तो वो ड्रग जब ब्लड में रहता है तो ब्लड के अंदर हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग उसको आईवी देंगे। जब आईवी ड्रग हम लोग देंगे तो ड्रग के अंदर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। यह ड्रग के अंदर हमारे पास बाकी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिफोर द ड्रग इवन हैज द चांस टू शो इटसेल्फ। बिफोर द ड्रग इवन reaches to the tumor site, it is degraded by the enzymes. तो पहला नुकसान तो ये हो गया कि जो ड्रग है वो ट्यूमर साइट पे पहुंचने से पहले ही डिग्रेड हो रहा है, उस पे पहुंचने से पहले ही ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये एक नुकसान है आइसोलेटेड कीमोथेरेपी का। तो उसकी वजह से उसकी क्या होगी, उसकी हाफ लाइफ कम होगी। क्यों हाफ लाइफ कम होगी? क्योंकि वो जल्दी जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। दूसरा क्या नुकसान है इसी हाफ लाइफ से रिलेटेड, कि चूंकि द ड्रग इज वाटर soluble एंड इट स्टेज इन द ब्लड, तो ब्लड में वाटर soluble होने की वजह से द ब्लड विल कैरी इट टू द excretory organs, इट विल कैरी इट टू द किडनीज, और किडनीज में द ड्रग विल बी रैपिडली excreted। तो चूंकि कुछ ड्रग किडनी में पहुंचने से पहले ही डिग्रेड हो रहा है और कुछ ड्रग जल्दी जल्दी किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से ड्रग ब्लड में बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और ड्रग जो ट्यूमर साइट है उसमें पहुंच ही नहीं रहा, मतलब उसको अब चांस ही नहीं मिल रहा अपने आप को अपने रिएक्शन शो करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर नॉट एज इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिल रहा ट्यूमर के खिलाफ रिएक्शन शो करे, उससे पहले ही वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और उससे पहले ही वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो उनकी हाफ लाइफ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो एक तो ये नुकसान हो गया। अगला नुकसान क्या होता है आइसोलेटेड कीमोथेरेपी का? अगला नुकसान ये होता है कि वो ड्रग जो है वो चूंकि ब्लड में रहता है, और लेट से द ब्लड कैरीज इट टू रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। ब्लड जो है वो तो जाहिर सी बात है सिर्फ बोन मैरो में तो नहीं जा रहा, सिर्फ ट्यूमर्स में तो नहीं जा रहा, ब्लड तो बॉडी के हर ऑर्गन में फ्लो कर रहा है। और ड्रग चूंकि ब्लड के अंदर है, सो द ब्लड विल कैरी द ड्रग टू द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज एज वेल। तो ये चूंकि ड्रग बाकी टिश्यूज में जा रहा है तो उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ये भी एक नुकसान हो गया। इसके अलावा अगर वो उसमें जा भी रहा है, द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में जा भी रहा है, नॉर्मल ऑर्गन्स में जा भी रहा है, तो वहां पे भी वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जा रहा है। क्यों ज्यादा अमाउंट में जा रहा है? क्योंकि ब्लड जो है वो बड़ा तेजी से फ्लो करता है, और जब ब्लड बड़ा तेजी से फ्लो करता है सो इट कैरीज द ड्रग वेरी रैपिडली टू द साइट्स अदर देन द ट्यूमर साइट। और वहां पे क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, एंड दैट इज वेरी हाई, तो उसकी वजह से द ड्रग इज फिल्टर्ड इनटू द टिश्यूज, और वो ड्रग जो है बड़ा रैपिडली टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास नुकसान है आइसोलेटेड कीमोथेरेपी के। एंड दीज आर द रीजंस कीमोथेरेपी इज नॉट एज इफेक्टिव एज द इम्यूनोथेरेपी। तो हम क्या करते हैं, अब आते हैं लाइपोसोम्स पे। अब हम लोगों ने डेवलप कर दिया लाइपोसोम। लाइपोसोम क्या करेगा? लाइपोसोम ये काम करेगा कि एक तो इसके इर्द गिर्द इसने प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। प्रोटेक्टिव लेयर का पहला फायदा तो ये होगा कि एंजाइम नहीं आ सकेगा। जब एंजाइम नहीं आ सकेगा तो ड्रग डिग्रेड नहीं होगा। जब ड्रग डिग्रेड नहीं होगा तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो ड्रग है ये किडनीज में भी नहीं जा सकती, क्योंकि लाइपोसोम इज अ लिपिड बाइलेयर, इट इज हाइड्रोफोबिक, इट इज नॉट सॉल्युबल इन द ब्लड। तो जो चीज ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती तो वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बड़ा स्लोली फिल्टर होती है। तो द लाइपोसोम विल बी स्लोली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस, एंड एज अ रिजल्ट its excretion will be less। तो जब एक्सक्रीशन इसकी लेस होगी तो वो जो ड्रग है along with the liposome, इसकी हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ये ड्रग जो है ये ब्लड में ज्यादा देर के लिए रहेगा, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई और इसकी हाफ लाइफ भी बढ़ गई। तीसरा क्या फायदा होगा? तीसरा ये फायदा होगा कि इट विल एक्यूमुलेट मोर इन द बोन मैरो एंड इट विल हैव हाई थेरेप्यूटिक एफिकेसी। अब थेरेप्यूटिक सेलेक्टिविटी इसकी क्यों होती है और बोन मैरो एक्यूमुलेशन क्यों होती है? इसके लिए आपको एक वो समझना पड़ेगा, एक रूल समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं एनहांस परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन इफेक्ट। ये हम्म, हम्म, यार ये एनहेंस परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्यूमर साइट। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास ब्लड आता है और वो इस नॉर्मल, लेट्स से दिस इज अ नॉर्मल सेल,
नॉर्मल सेल के पास अगर हमारे पास ब्लड आ रहा है तो वो क्या करता है, इसको ब्लड देते हैं, कुछ ब्लड जो है वो मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाता है कुछ फ्लूइड, और बाकी का फ्लूइड जो है वो यहाँ पे चला जाता है। नाउ ये जो फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है ये भी यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रहता, जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो इसको कैरी कर लेते हैं और इस एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी क्या कर लेते हैं, वॉश अवे कर लेते हैं। So this is the normal mechanism of the capillary hydrostatics and of the diffusion. लेकिन ट्यूमर्स में क्या होता है, ट्यूमर्स में ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर वेरी लीकी। अब जो ब्लड वेसल्स चूंकि बहुत ही ज्यादा लीकी होती हैं तो उनमें ब्लड की या टिश्यू की या फ्लूइड की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज कॉल्ड एनहेंस्ड परमिएबिलिटी इफेक्ट। दूसरा क्या काम हो रहा है कि जो ट्यूमर साइट्स होती हैं वहां पे लिम्फेटिक्स भी या तो ब्लॉक्ड होती हैं ड्यू टू द ट्यूमर और या फिर डैमेज्ड होती हैं। तो चूंकि लिम्फेटिक्स भी डैमेज्ड हैं या लिम्फेटिक्स भी ब्लॉक्ड हैं तो जो टिश्यू एक्यूमुलेट हो रहा है वो क्लियर भी नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड एनहेंस्ड रिटेंशन इफेक्ट। तो जो लाइपोसोम्स हैं वो ट्यूमर साइट्स में क्या होते हैं, ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। क्यों एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि ट्यूमर साइट्स में जो कैपिलरीज हैं दे आर वेरी लीकी। नॉर्मली जो है हमारे पास लाइपोसोम इज अ लार्ज पार्टिकल, सो इट कैन नॉट रेडिली डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड वेसल क्योंकि एंडोथेलियल गैप्स कम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कैपिलरीज होती है वहां पे ये डिफ्यूज हो सकता है, और वहां पे भी ये लाइपोसोम बहुत कम डिफ्यूज होता है नॉर्मली। क्यों कम डिफ्यूज होता है, बिकॉज द एंडोथेलियल गैप्स आर वेरी स्मॉल। लेकिन ट्यूमर्स में क्या होता है कि ट्यूमर्स में द ब्लड वेसल्स आर वेरी लीकी, तो वहां पे लाइपोसोम कैन द एंडोथेलियल गैप्स आर वेरी लार्ज, तो सिंस द गैप्स आर वेरी लार्ज तो द लाइपोसोम इज इजीली एबल टू लीव दिस ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एनहेंस्ड परमिएबिलिटी इफेक्ट। अब जो लाइपोसोम यहाँ पे आ भी गया ट्यूमर साइट पे वो क्लियर भी नहीं हो रहा क्योंकि द लिम्फेटिक्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड, दैट इज कॉल्ड एनहेंस्ड रिटेंशन इफेक्ट। तो उसकी वजह से लाइपोसोम्स जो हैं वो पर्टिकुलरली बोन मैरो में, यानी कि अगर ब्लड कैंसर की हम लोग बात करें तो उसमें बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और इसकी वजह से ये बाकी नॉर्मल टिश्यूज में रेडिली नहीं डिफ्यूज करती क्योंकि वहां पे कैपिलरीज के एंडोथेलियल गैप्स स्मॉल होते हैं, और इसी चीज की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। तो पहला फायदा कि एंजाइम से डिग्रेड नहीं होने दे रहा। दूसरा फायदा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में वो एक्सक्रीट कम हो रहा है तो उसकी वजह से हाफ लाइफ ज्यादा है, हाफ लाइफ भी ज्यादा है, बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, एक्यूमुलेट भी ट्यूमर सेल्स में ज्यादा हो रहा है, बोन मैरो में ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, बाकी टिश्यूज में डिफ्यूज भी नहीं कर रहा। लास्ट फायदा इसका ये है कि ये ड्रग को रिलीज भी बड़ा आराम आराम से करते हैं। जो साइटोथेरेप्यूटिक ड्रग्स थे उनका एक साइड इफेक्ट ये भी था कि वो जो नॉर्मल टिश्यूज में अगर डिफ्यूज कर भी रहे थे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे डिफ्यूज कर रहे थे क्योंकि ब्लड की हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा था ड्रग। लेकिन लाइपोसोम्स जो है लाइपोसोम्स वो इस ड्रग को बड़ा स्लोली एंड कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे होते हैं बिकॉज देयर इज अ लिपिड बाइलेयर। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो वो बड़ा स्लोली इस लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज होगा। तो सिंस देयर इज अ कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड रिलीज, so that's why there is reduced toxicity. And these are all of the advantages of the liposomes. अब इसी तरह एक लाइपोसोम जो है उसकी फॉर्मुलेशन वो हुई है फॉर द AML, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ AML, एंड दैट इज CPX351 और its commercial name is Vixios. So it includes donorubicin and cytarabine in the ratio 1:5. Now, अगर आपको याद हो जब मैं donorubicin पढ़ा रहा था आपको, it is an alkylating agent and it produces reactive oxygen species. So it is highly toxic, highly cardiotoxic. तो इसको हम लोगों ने मिनिमम रखे है 1 रेशो में, और साइटेरेबिन को हम लोगों ने 5 रेशो में रखे। तो इसकी वजह से इनकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 18.5 आवर्स टू 31.5 आवर्स एंड फ्रॉम 3 टू 40.4 आवर्स। तो इट्स रियली इफेक्टिव। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि ड्रग जो है वो लिपिड बाइलेयर से फिर भी थोड़ा बहुत लीक करता है। दूसरा मसला इसका ये है कि लाइपोसोम्स जो है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और वो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन्स के साथ भी फ्यूज करते हैं। तो सिंस दे फ्यूज विद द नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन्स तो फिर भी थोड़ा बहुत साइटोटॉक्सिसिटी का चांस होता है, ऑल्दो देयर इज अ मिनिमम चांस, बट देयर इज स्टिल अ चांस कि लाइपोसोम्स जो है वो इस नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज करेंगे। जब इसका फ्यूज करेंगे तो ड्रग जो है वो इस नॉर्मल सेल में रिलीज हो जाएगा। बाकी ये कि दे आर recognized as a foreign particle and they are phagocytosed. So these are some of the limitations. Now let's talk about the pegylated drug delivery systems. What is pegylation? Polyethylene glycol एक मॉलिक्यूल है। जब polyethylene glycol मॉलिक्यूल हम किसी भी ड्रग पे अटैच कर लेते हैं so the drug is said to be pegylated. Simple. फायदा क्या है pegylated का? दो फायदे। पहला फायदा तो यह है कि ये इसकी डिग्रेडेशन को कम करते हैं, इसकी डिग्रेडेशन को कम करता है, इसकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को भी कम करता है और इसकी क्लियरेंस को भी कम करता है फ्रॉम द कैपिलरी सॉरी फ्रॉम द किडनीज। तो उसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, बट वी नो दैट राइट।
जो चीज़ हमें नहीं पता जो कि इम्पोर्टेंट है वो है कि ये इम्यून रिकग्निशन को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यू माइट हैव हर्ड ऑफ पेनिसिलिन, राइट? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। अब पेनिसिलिन का नुकसान ये है कि ये हम लोग फंगस से डिराइव करते हैं। अब फंगस से चूंकि ये डिराइव करते हैं, सो इट हैज हाई एलर्जेनिसिटी। इट हैज हाई एलर्जेनिसिटी, और हम अगर किसी भी पेशेंट को पेनिसिलिन देंगे तो उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के और एलर्जी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फंगस, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ ह्यूमन। तो सिंस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फंगस, तो इसके ऊपर इसकी एंटीजेनेसिटी बहुत ज्यादा है, और जो टी सेल्स हैं वो इसको एज अ फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब फॉरेन एंटीजन के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके खिलाफ रिएक्शन शो करेंगे, एंड दिस ड्रग विल कॉज एलर्जी। इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? इसके ऊपर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लगा देंगे। जब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लगा देंगे तो जो टी सेल है वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को रिकॉग्नाइज करेगा, एंड फॉर सम रीजन it says that this is a normal antigen. It is not a foreign antigen due to this polyethylene glycol. So it avoids the immune recognition, and due to this, we can give the patient those drugs that have high allergenicity. जिन drugs में high allergy बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, वो हम लोग पेशेंट्स को दे सकते हैं ड्यू टू दिस सिस्टम। फॉर एग्जांपल ई कोलाई डिराइव्ड एस्पार्जिनेस और इंटरफेरॉन अल्फा। So E. coli derived asparaginase. Now this is derived from E. coli, so it is also allergic. It is approved for acute lymphoid leukemia, and interferon alpha जो है, it is currently in the phase 3 clinical trial for chronic myeloid leukemia. Interferon alpha में हम लोग MPEG chain लगाते हैं, monomethoxy polyethylene glycol chain. ओके, द नेक्स्ट इज पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स। पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स का भी सेम सीन होता है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल चेन होती है और उसके साथ हम लोग एक नैनो पार्टिकल लगा लेते हैं, जैसे PLGA, पॉली डी एल लैक्टाइड। तो पॉली डी एल लैक्टाइड जब हम लोगों ने लगा दिया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, उसकी वजह से उस ज्यादा स्टेबल हो गया, उसकी डिग्रेडेशन नहीं हुई है। जो पेगाइलेटेड ड्रग्स हैं उनकी फिर भी डिग्रेडेशन हो जाती है थोड़ी बहुत, बट इनकी नहीं होती। बाकी ये कि दे आर बायोकम्पैटिबल, they have high permeability and retention in the tumor, and they have a precise targeting, और precise targeting की वजह से they have a reduced toxicity. तो हमारे पास एक ड्रग है बेरासर्टिब, which is an aurora kinase B inhibitor which causes cell cycle arrest and cell death. तो ये जो है ना, ये हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने उसमें स्टडी किया है माउस में और एनिमल मॉडल्स में। तो उसमें इट शोड 93% ट्यूमर रिग्रेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ AML. Now we come to the new drug delivery system. अब न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ना, दे आर इवन मोर स्पेसिफिक देन द करंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। करंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में हम लोगों ने लाइपोसोम दिया था। अब लाइपोसोम जो था वो ट्यूमर सेल में उसकी हाई स्पेसिफिसिटी थी, लेकिन उसकी क्यों स्पेसिफिसिटी थी हाई? उसकी इस वजह से थी क्योंकि इनडायरेक्ट स्पेसिफिसिटी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे वो ज्यादा था, लीकेज ज्यादा थी और वहां पे रिटेंशन ज्यादा थी। तो इस वजह से लाइपोसोम्स में फिर भी ये चांस है कि ये जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके पास जाके वहां पे ड्रग रिलीज कर दें और उनको क्या कर दें, डैमेज कर दें। तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में हम क्या करते हैं? न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स दे आर इवन मोर स्पेसिफिक देन लाइपोसोम्स। हाउ आर दे स्पेसिफिक? लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो ब्लड कैंसर है उसकी एक खास बात यह है कि उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक सेल मार्कर्स होते हैं, जैसे कि CD19, CD20, CD22, 33, CD44 एक्सेट्रा। ये जो मार्कर्स है, इनके खिलाफ हम लोग एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को फॉर एग्जांपल लिम्फोमा है, लेट्स से डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है। हमने उसके लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं, हमने उस लिम्फ नोड्स को काटा, उसकी बायोप्सी ली। बायोप्सी में जब हम लोगों ने देखा तो हमें बी सेल्स नजर आए। अब हमने क्या किया कि उस बी सेल को हम लोगों ने स्टेन किया, या किसी भी अदर तरीके से, या स्टेनिंग टेक्निक से, या किसी भी दूसरी टेक्निक से हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि इस बी सेल के ऊपर CD19। अब जब हमें ये पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस CD19 के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेंगे। अब जब CD19 के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, उस एंटीबॉडी के साथ हम लोग क्या अटैच कर लेंगे, ड्रग। दिस इज द एंटीबॉडी एंड दीज आर द ड्रग्स। दिस इज एन एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, and this antibody is highly specific for a specific antigen or for a specific receptor. In this case this is the CD19. अब हम लोगों ने क्या किया, इस एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। अब क्या होगा कि ये एंटीबॉडी इस ड्रग को किसी भी और नॉर्मल सेल के साथ बाइंड होने नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड होने देगी, उस सेल के साथ जिसके ऊपर CD19 लगा होगा, एंड दैट इज द लिम्फोमा सेल। सो इट विल गो टू द लिम्फोमा, इट विल गो टू द लिम्फ नोड्स। वहां पे जाके ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करेगी CD19 के साथ। इट विल बी इंटरनलाइज्ड, इंटरनलाइजेशन के बाद इसकी डिग्रेडेशन होगी। So since these are proteins, the proteins will be degraded
and the drug will be released. The drug will then cause, for example, it is an intercalating agent. It will cause DNA intercalation and it will destroy the cell. So that is the concept behind antibody mediated systems. And these are even more specific than the liposomes. And they have minimal off-target side effects. So this is a very important concept. अब यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जेंटामाइसिन थेरेपी जो है ना ल्यूकीमिया के लिए, एक साइंटिस्ट है डर्फी एटॉल, उसने 2016 में कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे वगैरह वगैरह, और उसने जो है एक वो डेवलप किया था, एक थेरेपी डेवलप की थी विच इज जेमसेटाबिन थेरेपी। उसमें क्या था कि उसमें इसने एक ऐसा कॉन्जुगेट बनाया था, एक ऐसा पार्टिकल बनाया था जिसमें हमारे पास सिलिका पार्टिकल्स थे। दीज आर द सिलिका पार्टिकल्स। सिलिका पार्टिकल्स जो हैं दीज आर हाईली पोरस। तो इन पोर्स में इसने जेमसेटाबिन, जेमसेटाबिन इज अ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग, तो इसने एक कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग डाल दिया इस मीजोपोरस सेल्स में, सॉरी मीजोपोरस सिलिका में। फिर क्या किया कि इस कॉन्जुगेट के ऊपर इसने एक लिपिड बाइलेयर बना ली, जस्ट लाइक अ लाइपोसोम। तो ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर की कैप्सूल बन गई इसके इर्द गिर्द, और उसके ऊपर इसने एंटीबॉडीज बना दी। कौन सी एंटीबॉडीज? एंटी ईजीएफआर एंटीबॉडीज, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के खिलाफ, यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के खिलाफ जो एंटीबॉडीज थी वो बनाई, और उनको इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर इसने क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो वी हैड सिलिका पार्टिकल्स, उनमें जेमसिटाबिन जो है वो उसके अंदर चली गई, ये जो कॉन्जुगेट बन गया इसके इर्द गिर्द लिपिड बाइलेयर बनाई, और उस लिपिड बाइलेयर के ऊपर एंटी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एंटीबॉडीज डाली। अब क्या हुआ? सिंस दिस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज ओवर एक्सप्रेस्ड, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इज ओवर एक्सप्रेस्ड इन ल्यूकीमिया सेल्स, तो क्या होता है जब ये जेमसिटाबिन की ये वाली जो फॉर्मुलेशन है ये जब पेशेंट पे इंजेक्ट की, तो ये जो वो है एंटीबॉडी, दीज वर हाईली स्पेसिफिक फॉर द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, एंड दीज वर ओवर एक्सप्रेस्ड इन द ल्यूकीमिक सेल्स। तो ल्यूकीमिक सेल्स के पास ये गई, वहां पे एंटीबॉडीज बाइंड हुई। जब एंटीबॉडीज बाइंड हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग रिलीज हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ड्रग रिलीज हुआ, सो इट शोड अ रिएक्शन ओनली टू द ल्यूकीमिक सेल, एंड दैट्स हाउ द ऑफ टारगेट साइड इफेक्ट्स वर मिनिमाइज। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस है इम्यूनोजेनिसिटी। ऑब्वियसली जब हम लोगों ने एंटीबॉडीज दी हैं तो ये एंटीबॉडीज जो है ये और भी ज्यादा एंटीजन जो है उनको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो नॉर्मल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर ये एंटीबॉडीज अटैच हो जाए। अब जब उनके ऊपर ये एंटीबॉडीज अटैच हो जाएंगे तो टी सेल आएगा, टी सेल देखेगा कि ओए ये तो फलाना सेल जो है इसके साथ एंटीबॉडी अटैच है, तो वो सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और इसको तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। सो वो जो बेचारा सेल है वो भी मारा जाएगा। सो there are still some limitations, but although the limitations are very minimized. अब यही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूल्स डिफरेंट करते जा रहे हैं। हम लोग जो पहले हम लोगों ने एंटीबॉडी लगाई थी, अभी हम लोग पेप्टाइड लगाएंगे, कुछ देर के बाद हम लोग एप्टमर्स लगा लेंगे, कुछ देर के बाद हम लोग प्रोटीन्स लगा लेंगे, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि ल्यूकीमिक सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर है या उनके ऊपर कोई भी मार्कर लगा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने या उसकी अफिनिटी वाली चीज के लिए हम लोगों ने पेप्टाइड बनाया, हम लोगों ने एंटीबॉडी बनाई, हम लोगों ने प्रोटीन बनाया, हम लोगों ने एप्टामर बनाया। उस चीज के साथ हम लोगों ने ड्रग अटैच किया और पेशेंट में इंजेक्ट किया, तो वो जो पेप्टाइड है या वो जो एंटीबॉडी है वो इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगी और ड्रग जो है वो सेल के अंदर रिलीज होगा। So we have two types of peptides in this case, cell penetrating and normal peptides. Cell penetrating peptides ये होते हैं कि they are internalized, जब वो रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो एंडोसाइटोसिस होती है और उसकी वजह से the drug along with the peptide is internalized। और जो नॉर्मल पेप्टाइड्स हैं वो सिर्फ बाइंड होते हैं उस पे रिसेप्टर पे, और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग जो है वो रिलीज होता है इनटू द सेल। So CPP44 ये एक पेप्टाइड which binds the M160 receptor on AML cells। तो इसको हम लोगों ने ये वाला जो पेप्टाइड है इसके साथ हम लोगों ने क्या अटैच किया? बाइफंक्शनल डेंड्राइमर्स अटैच किए, और उसके साथ हम लोगों ने क्या अटैच किया? P16INK4A। इट इज अ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग एंड इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ AML। इसी तरह नॉर्मल पेप्टाइड्स में हमारे पास AA13 पेप्टाइड है जो कि LDL रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और LDL रिसेप्टर्स जो हैं ये ल्यूकीमिक सेल्स में, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया सेल्स में ये ओवर एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन इसकी सम कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस पहली तो ये है कि इट इज ससेप्टेबल टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बिकॉज इट इज अ पेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स आर डिग्रेडेड बाय पेप्टाइडेजेस, so it is still susceptible to enzymatic degradation। और दूसरी ये है कि it is also less stable than the antibody mediated system। तीसरा वही कॉन्सेप्ट है कि एप्टामर है। व्हाट आर एप्टामर्स? एप्टामर्स आर आर्टिफिशियली मेड डीएनए एंड आरएनए, लेकिन these DNA and RNAs are special। How are they special? These DNAs and RNAs are special because they do not form double-stranded DNA helices।
ऐसा नहीं है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने बनाए हैं या ये जो डीएनए और आरएनए हमने बनाया है ये हमेशा हेलिक्स की फॉर्म में होगा। ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये एनी 3D शेप ऑब्टेन कर सकते हैं। किसी भी 3D शेप में हम लोग इस न्यूक्लियोटाइड को या इस एप्टामर को क्या कर सकते हैं? मेडिएट कर सकते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं इनटू एनी शेप। तो दिस ये जो है ना, ये इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एस्पेक्ट है कि हम लोगों ने एक डीएनए सिंथेटिकली एक डीएनए या आरएनए बनाया और उस डीएनए और आरएनए हम लोग किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर एक सर्टेन शेप वाले एप्टामर को क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस एप्टामर को हम लोग इसकी शेप में ढाल लेंगे। जब इसको इसकी शेप में ढाल लेंगे तो इट विल बी एबल टू बाइंड टू दिस रिसेप्टर। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यही एप्टामर है, हम लोग चाहते हैं कि ये इस वाले रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करे। तो इस रिसेप्टर के लिए जो शेप चाहिए हम लोग इसको उसकी शेप में ढाल लेंगे। तो जब उसकी शेप में ढालेंगे तो इट विल बी एबल टू बाइंड दिस रिसेप्टर। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द एप्टामर ओवर द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में हमें एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनानी होगी, एक रिसेप्टर को एक एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी, दूसरे को नहीं करेगी। जबकि एप्टामर में हम एक ही एप्टामर बना सकते हैं और उसकी शेप हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करें। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि स्मॉल साइज है, स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर है, हाई स्पेसिफिसिटी है और नॉन इम्यूनोजेनिक है। जो एंटीबॉडीज हैं वो फिर भी इम्यून रिएक्शंस कॉज कर रही थी बॉडी के अंदर, बट द एप्टामर्स दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक एंड आल्सो दे आर इजीली मॉडिफाइड। So these are some of the advantages. So there are examples: AS1411 aptamer, it binds to the nucleolin protein; SGC8 aptamer, it binds to tyrosine kinase 7 protein; CD177 aptamer, it binds to receptors on the AML cells. ठीक है। और ये वाला जो एप्टामर है, इट इज करेंटली बीइंग explored in combination with cytarabine for the treatment of AML. The SGC8 aptamer, it is linked to doxorubicin, and it is also being explored, and the CD177, it is also being explored right now. लिमिटेशंस क्या है कि न्यूक्लियस जिस तरह पेप्टाइड्स को पेप्टिडेजेस डिग्रेड कर रहे थे, इस तरह न्यूक्लिक एसिड है तो इसको न्यूक्लियस डिग्रेड करेंगे। और बाकी है कि इसको केमिकल स्टेबलाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक एप्टामर है वो किसी भी शेप में मोल्ड हो सकता है, तो उसका एडवांटेज तो ये है कि हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, बट इट कम्स विद अ प्राइस, इट कम्स विद अ कॉस्ट, एंड द कॉस्ट इज इट रिक्वायर्स स्टेबलाइजेशन कि ये इसी शेप में रहे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बॉडी में डालेंगे तो चूंकि ये किसी भी शेप में ढल सकता है, सो देयर इज अ चांस कि इट चेंजेस इट्स शेप, एंड व्हेन इट changes its shape, so there is a chance it might not recognize the receptor or it might not be recognized by the receptor. So it requires chemical stabilization. ये इसकी एक limitation है। The next is protein mediated system. It's the same, एक प्रोटीन जो है वो बाइंड कर लेंगे ड्रग के साथ। इस केस में क्या है? फेरेटिन है एंड ट्रांसफेरिन है। तो फेरेटिन रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास वो भी ओवर एक्सप्रेस्ड होते हैं इन ल्यूकीमिक सेल्स, स्पेसिफिकली CD71 receptor. CD71 receptor on the leukemia cell, it recognizes the ferritin protein. तो हम क्या करते हैं कि फेरेटिन और सैनिक नैनो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। इट हैज हाई अफिनिटी एंड हाई स्पेसिफिसिटी फॉर CD71 expressing leukemic cells. So it only goes to these cells and it shows a reaction against this and it shows a greater efficacy. इसी तरह ट्रांसफेरिन है, तो हमारे पास ल्यूकीमिक सेल्स पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स ओवर एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के साथ लाइपोसोमल कैरियर हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया विच कंटेन्स BCL2 स्पेसिफिक एंटीसेंस ओलिगोडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। एक ट्रांसफेरिन प्रोटीन है विच इज एबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस रिसेप्टर। इस ट्रांसफेरेंट के साथ हम लोग एक लाइपोसोम अटैच कर लेते हैं और उस लाइपोसोम के अंदर हम लोग BCL2 स्पेसिफिक एंटीसेंस DNA लगा लेते हैं। So BCL2 specific antisense DNA, that is the drug which is enclosed inside the liposome, and on the liposome instead of the antibody जो कि मैंने जेमसिटाबिन में बताया था आपको, उसमें एंटीबॉडी थी और इसमें प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ट्रांसफेरेंट प्रोटीन है। अब बात करते हैं इस BCL2 स्पेसिफिक एंटीसेंस DNA की। BCL2 अगर आप लोगों को नहीं पता, सो BCL2 इज एन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। BCL2 जो है ये काफ़ी जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो BCL2 वाला जीन जो है उसको ओवर एक्सप्रेस कर लेते हैं, उसकी वजह से BCL2 इज ओवर एक्सप्रेस। अब जब BCL2 ओवर एक्सप्रेस हो जाता है तो उसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं होती, इट इज एन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। उसकी वजह से सेल्स की एपोप्टोसिस नहीं होती एंड एज अ रिजल्ट द ट्यूमर सेल्स डोंट डाई। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एंटीसेंस डीएनए दे देंगे। क्या दे देंगे? एंटीसेंस डीएनए। एंटीसेंस डीएनए का फायदा ये है कि जब ये BCL2 जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा।
अब ये मैसेंजर आरएनए जाना था इसने किसके पास, राइबोसोम के पास ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने क्या दे दिया, एंटीसेंस डीएनए। तो ये एंटीसेंस डीएनए इसके साथ बाइंड हो जाएगा। जब इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो जब इसकी ट्रांसलेशन होगी, तो ट्रांसलेशन यहाँ तक तो चलो सही है, ट्रांसलेशन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये वाला जो डीएनए है विच इज एंटीसेंस डीएनए, इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती एंड इट इज अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए. As a result, the messenger RNA gets stuck with the ribosome. It is not able to detach from the ribosome. And that's how the BCL2 protein is underexpressed. BCL2 प्रोटीन की सेंसेस को हमने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, और उसकी वजह से फिर सेल जो है वो क्या कर लेगा, मर जाएगा. It results in down regulation of BCL2 gene. And that is the mechanism for treatment against leukemia that is now currently being explored. And that's all from my side. Thank you so much. So if you guys have any questions, then you can ask. Thank you so much, Taha. This was so good. I have a flight in like 1.5 hours. Like not a flight, but I have to go to the airport in 90 minutes. But I was Okay. so hooked, I Okay. could not do my last minute packing, so I'll have to start Thank you so much. 10 minutes Thank you later. It so was much. really good. I'm so happy that Thank you so much. किसी ने volunteer नहीं किया and you got to do it. Because इस साल like मेरा target ये था कि आप लोग organize करो, but I'm so happy that you got to do it, considering nobody else volunteered. तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ. But I'm Thank you actually so much. I mean, people who haven't joined, they've missed out, so I'm kind of sad about that, but we'll upload the recording inshallah. Like, and it was really good. Thank So you I'll so just much. give a Thank you. brief overview and then let's see if anybody has questions. तो फिर वो आप answer कर लो. Okay. But it was really अच्छा, good. हदीका आपने एक क्वेश्चन पूछा कि how are aptamers designed and how are they designed to reach the target in the body. तो उसका बस वही होता है, मतलब मैं वही बात है कि वो तो नहीं होता बड़ा साइंटिस्ट कि मुझे पता हो, लेकिन ये है कि आई गेस कि एप्टेमर्स इसी तरह डिज़ाइन होते हैं कि कोई ल्यूकीमिक सेल है, उस ल्यूकीमिक सेल को बॉडी से निकालते हैं और उस ल्यूकीमिक सेल पे फिर रिसर्च होती है, और रिसर्च करके वो उसके रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसके रिसेप्टर की क्या वो है, मतलब इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर. तो उसी हिसाब से जो है ना न्यूक्लिक एसिड्स पर डिजाइन होते हैं. न्यूक्लिक एसिड बनाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब वी हैव पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो पीसीआर मशीन जो होती है उसमें बस आप न्यूक्लियोटाइड्स डाल दो, उसको सीक्वेंस आप बता दो, और वो जो है आपको फिर डीएनए बना देगा. एंड एप्टामर्स आर नथिंग बट दे आर जस्ट डीएनए. जो मसला है, जो मतलब टेक्निकल बात है विच आई डोंट अंडरस्टैंड, दैट इज कि उसको हम लोग स्पेसिफिक शेप में किस तरह ढालते हैं. सो दैट इज समथिंग के आई डोंट नो एंड आई हैवंट स्टडीड. सो आपने वो किया है, उसे क्या कहते हैं, प्रिसीजन मेडिसिन लैब में आपने रिसर्च किया, उनके साथ आपने वो किया था. सो आई शुड बी द वन आस्किंग यू क्वेश्चन, बट ओके, आई लुक इनटू इट एंड देन आई लेट यू नो इंशाल्लाह. Thank you थैंक यू so much. So just for review, what we did was हमने शुरू में डिस्कस की कि कैंसर की टाइप्स कौन सी हैं, ब्लड कैंसर की टाइप्स. सो वी हैव ल्यूकीमियाज, वी हैव लिम्फोमास एंड वी हैव मल्टीपल माइलोमा. एंड देन वी एक्सप्लोर्ड द broad spectrum of treatment modalities. We discussed the different types of chemotherapies available, the different types of immunotherapy like CAR T cell therapy, vaccines, radiotherapy. And in the end, we also discussed autologous and allogenic stem cell transplant. And then we also delved into advanced drug delivery systems like liposomes and peptide and aptamer mediated targeting, and then pegylation as well. Uh, Thank you so much, Taha, for leading this highly engaging session. And you've done a really good job, an excellent job in breaking down very complex concepts. Thank you so And, much. you know, I'm sure when people Thank you watch so this, much. they'll Thank you. be very keen to host and do more Journal Club sessions, especially from our team. So I think it's been one of our Inshallah, inshallah. it has to be our best Journal Club session so far. So I'm really Thank grateful you to so you. much. Thank you. Hello, Thank you am I so much. audible? Yes, you're audible. Also, Taha, just a request. I would like you to send your presentation over so we can upload it with the video.
because I know you worked Okay, really okay. hard I'll on the send it. presentation. Also ask Hamna Noor for her presentation as well, but I would like you to send yours first, ताकि फिर हम वो video के साथ upload करते हैं. Okay, Alright. Thank you so okay, much, sure. I'll everyone. send Thank you you. for Thank you. joining. Allah Thank you. Hafiz. See you all in Allah college on Hafiz. Monday, inshallah. Inshallah.